सिर्फ इसको करना ही नहीं सीखना है, कैसे फिजिक्स के अंदर यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, कि कुछ भी हो जाए, पेपर का लेवल कहीं तक भी चला जाए, लेकिन मेरे बच्चे परेशान ना। ये टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। वैसे लोग एग्जांपल्स लेने के लिए रोटी, ब्रेड और नमक, चीनी, पता नहीं क्या क्या चीजें लेते हैं। मैं उस तरह का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। फिजिक्स में हमको इस्तेमाल करना है, खाने पीने में तो इसका इस्तेमाल करना नहीं है। तो इसलिए मैं आपको फिजिक्स से ही समझा रहा हूँ कि आप इसको समझें कि इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है और एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन भी देख चुके हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे और इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। और इंटीग्रेशन के अंदर भी सबसे पहले इंटीग्रेशन करना सीखेंगे और फिर उसके बाद से इसके एप्लीकेशंस भी सीखेंगे। सिर्फ इसको करना ही नहीं सीखना है, कैसे फिजिक्स के अंदर यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, हम कर पाते हैं कि नहीं, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ की, अगर इस पूरे 2025 के सेशन को एनालाइज किया जाए फिजिक्स के अंदर, अगर हम 2025 के फिजिक्स के सभी पेपर्स को एनालाइज करें, अभी तक कौन से पेपर हो चुके हैं, बोर्ड का फिजिक्स पेपर हो चुका है, जेईई मेन हो चुका है और नीट हो चुका है, जेईई एडवांस का पेपर आज के डेट में अभी बाकी है। तो ये सभी पेपर्स पहले से डिफरेंट आए हैं। प्री कोविड जो लेवल था उस लेवल के पेपर आए हैं या उससे भी बेहतर लेवल के पेपर आए हैं। ठीक है, जो कोविड के दौरान रिलैक्सेशंस मिल रहे थे, जिस तरह के पेपर्स आसान आ रहे थे, जो ऑप्शंस आ रहे थे, वो सारी चीज़ें अभी नहीं है। अभी जो पेपर आ रहा है, बोर्ड के पेपर से उठा करके देखो, जेईई मेन को देखो, नीट को देखो, पेपर जो है वो काफ़ी टफ आ रहा है। तो हमको अपना प्रिपरेशन भी उसी लेवल का करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मैं तो शुरुआत से ही बच्चों को प्रिपरेशन इसी लेवल का कराता हूँ। हमेशा क्वेश्चंस देना हुआ, होमवर्क देना हुआ, टेस्ट लेना हुआ, क्लास के अंदर क्वेश्चंस हम कौन से ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स कौन से ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखो तो हम बिल्कुल अच्छे लेवल का लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, पेपर का लेवल कहीं तक भी चला जाए, लेकिन मेरे बच्चे परेशान ना हो। तो वही चीज़ यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा सा ये हो जाना चाहिए, कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि अब पेपर टफ आ रहा है तो हमको अपनी पढ़ाई भी अच्छे लेवल की करनी चाहिए। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को भी ढंग से सीखना पड़ेगा। कुछ बच्चे नीट वगैरह के जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, सोचते थे कि चलो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करते हैं, ये हमसे तो पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अब वो सिनेरियो बदल चुका है। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सभी को ढंग से यूज़ करना सीखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक में बता दूं कि इसके अंदर कौन से टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। तो ये टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पर होता है फिजिक्स के अंदर, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन को। थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा कि इस तरह से टेढ़े लाइन से दिखाया जाता है। कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे कैसे किया जाता है। और फिर उसके बाद से फॉर्मूले इसके याद करेंगे, कौन से फॉर्मूले हैं। मैं आपको तकनीक बताऊंगा कैसे याद करना है कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, भूले नहीं हो। और फिर उसके बाद से इंटीग्रेशन हम लोग दो तरीके से करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सीखेंगे, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन सीखेंगे। और उसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो बेसिक इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता है, और दूसरा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, काफ़ी यूज़ होता है और इसका थोड़ा सा लेंदी हो जाने की वजह से बच्चे इससे भागते हैं। तो मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि चीज़ों को आप लोग एक लाइन के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं या देखते ही कैसे उसका आंसर बता सकते हैं। फिर उसके बाद से डेफिनेट इंटीग्रेशन बताएंगे और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन और एलिमेंट्स कैसे चूज करना है। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है इंटीग्रेशन में कि एलिमेंट्स कैसे चूज करें, उसमें बच्चे थोड़े परेशान होते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। एप्लीकेशंस के अंदर भी दो चीज़ें आएंगी, एक तो सम ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स कैसे फाइंड करना है और दूसरा एरिया अंडर कर्व कैसे फाइंड करना है। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन का कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आपको इंपॉर्टेंस इसका पता चलेगा तो आप लोग कर पाएंगे। इंपॉर्टेंस अगर पता चलेगा तब आप ढंग से इसके ऊपर मेहनत करेंगे कि हाँ, इसके बिना फिजिक्स चलने वाला नहीं है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके और आपको बताता हूँ कि इंटीग्रेशन के अंदर फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। वैसे लोग एग्जांपल्स लेने के लिए रोटी, ब्रेड और नमक, चीनी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेते हैं। मैं उस तरह का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। फिजिक्स में हमको इस्तेमाल करना है, खाने पीने में तो इसका इस्तेमाल करना नहीं है। तो इसलिए मैं आपको फिजिक्स से ही समझा रहा हूँ कि आप इसको समझें कि इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की।
देखो एक बहुत ही बेसिक सा तुमने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 9th के अंदर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। उसमें न्यूटन साहब ने बताया था कि अगर दो मासेस m1 m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं? F इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्लास 9th में सभी बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कहाँ कहाँ पर ये काम नहीं करता है। तो इसका लिमिटेशन होता है कि ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मास के लिए ही वैलिड होता है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस ओनली। और अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू द स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री पर जाकर के हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं पर ये फॉर्मूला नहीं लग सकता है। लेकिन सोचो कि क्या ये बहुत ही अनोखा सवाल होगा कि हमसे पूछ लिया जाए कि एक रॉड है जिसका मास कैपिटल M है और एक दूसरा पॉइंट मास है स्मॉल m, और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। बताओ कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते होंगे। क्या ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, या इतना ट्रिकी, इतना अनोखा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि आपसे ना पूछा जा सके? अभी देख के आप ये सोचेंगे कि ये सवाल तो हमसे पहले ही पूछा जा सकता था, क्लास 9 में भी पूछा जा सकता था, तो 9th क्लास में क्यों नहीं पूछा गया? तो 9th क्लास में आप इंटीग्रेशन नहीं जानते थे, यहाँ पर इंटीग्रेशन हम इसीलिए सीख रहे हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कर सकें। ये बहुत अनोखे प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब करेंगे कैसे इसको? ये फॉर्मूला तो पॉइंट मास के बीच में लगने वाला फोर्स बताता है। सोचो जरा कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक मास होता है m, और यहाँ पर एक मास होता है m1, यहाँ पर एक मास होता है m2, और यहाँ पर एक मास होता है m3। हमसे पूछा जाता कि इस m को ये m1 m2 m3 मिलके कितने फोर्स से खींच रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बोलते कि m1 इसको खींचा, m1 ने मान लो F1 फोर्स से इसको अट्रैक्ट किया अपने तरफ, m2 अपने तरफ अट्रैक्ट करता है F2 फोर्स से, m3 अपने तरफ अट्रैक्ट करता है F3 फोर्स से। अब इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम अगर हम फाइंड कर लेंगे, वेक्टर भी पढ़ेंगे आगे डायरेक्ट, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में डायरेक्ट सम नहीं कर सकते, तो वेक्टर सम बोलेंगे कि F1 F2 F3 मिला के देख लिया जाए कि तीनों मिलके कितने से खींच रहे हैं। तीन चीज़ों को ऐड करना, बाद में वेक्टर से जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी के लिए जोड़ना वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, ऐड करना यूज़ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा फील करने के लिए समझो। ऐसे कि अगर 3 नंबर्स को ऐड करना है तो आसान है, 4 नंबर को ऐड करना है आसान है, 5 नंबर को ऐड करना है आसान है। अगर 500 नंबर्स को ऐड करना है मुश्किल है। अगर आपको 5000 नंबर को ऐड करना है थोड़ा और मुश्किल है। क्यों बता रहा हूँ? देखो यहाँ पर जब हमको वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब अप्लाई करना होगा, और रॉड और पॉइंट मास के बीच में फोर्स अप्लाई करना, फोर्स फाइंड करना होगा, तो हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं? हम बोलते हैं कि ये जो रॉड है इसको मैं एक लाइन के जैसा समझूं, और एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो अगर मैं इसको एक लाइन के जैसा समझता हूं और इसको इनफाइनाइट पॉइंट्स में मैं तोड़ता हूं, तो हर पॉइंट का इससे फोर्स, मतलब हर पॉइंट ने, एक पॉइंट मास ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। यहाँ पर एक पॉइंट मास मान लो और देखें कि ये पॉइंट मास जो है, ये पॉइंट मास इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, उस फॉर्मूले से निकालो। फिर सोचो इसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। तो जिस तरह से इस पॉइंट मास ने फोर्स लगाया, वैसे ही यहाँ पर एक और पॉइंट मास ले लो, इसने भी फोर्स लगाया होगा इसके ऊपर, वो भी फाइंड कर लो। फिर एक तीसरा कोई पॉइंट मास ले लो, तीसरा पॉइंट मास लेके बोलो कि हाँ इसने भी फोर्स लगाया होगा, उसका भी फोर्स फाइंड कर लो। फिर कोई चौथा पॉइंट मास ले लो, बोलो कि इसने भी फोर्स लगाया होगा, इसका भी फोर्स ले लो। इस तरह से कितने पॉइंट मासेस हैं? इनफाइनाइट पॉइंट मासेस। और वो इनफाइनाइट पॉइंट मासेस कितने फोर्स लगाएंगे? इनफाइनाइट फोर्सेस लगाएंगे। और उन सभी इनफाइनाइट फोर्सेस को अगर हम ऐड कर लें तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स F हमको मिल जाएगा। अगर वो इनफाइनाइट फोर्सेस हम लोग ऐड कर लें, इसके ऊपर इनफाइनाइट टुकड़े हैं, हर टुकड़ा Gm1 m2/r² के बराबर फोर्स लगाता है, तो हर टुकड़े ने कितना कितना फोर्स लगाया, सारे फोर्सेस को फाइंड किया जाए और सबको ऐड कर दिया जाए तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। लेकिन सोचो कि ये चीज़ कहने में जितना आसान है, क्या करने में भी उतना ही आसान है? क्या हम इनफाइनाइट टुकड़ों को मैथमेटिक्स के नॉर्मल रूल से ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाए? इस प्रॉब्लम को करने के लिए मैथमेटिक्स वालों ने एक ब्रांच बनाया, या कह लो कि एक टूल बनाया, मैथमेटिकल टूल एक बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इनफाइनाइट चीज़ों को अगर ऐड करना है तो नॉर्मल हम लोग इससे नहीं ऐड कर सकते हैं। अब हमको किससे ऐड करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन से ऐड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन एक एडिंग टूल कह सकते हो कि एक एडिंग टूल है जो क्या करता है? इनफाइनाइट छोटे छोटे चीज़ों को ऐड करता है।
ठीक है। इनफाइनाइटली स्मॉल इनफाइनाइट एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हमें जिस टूल की ज़रूरत है उस टूल का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का काम समझ में आ गया होगा आपको। इट इज़ यूज टू ऐड इनफाइनाइटली स्मॉल इनफाइनाइट एलिमेंट्स। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सोचो कि कितने सारे प्रॉब्लम्स फिजिक्स के अंदर हो सकते हैं। मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर मैं चार्ज ले लूँ, यहाँ पर चार्ज ले लूँ, एक और सवाल बन गया। बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस होते हैं जहाँ पर इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे आपको आगे समझ में आएगा कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं इसमें लास्ट में लूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन को? इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसके हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये पूरा नहीं है, हम इसके आगे कोई एक फंक्शन लिखते हैं। मान लो मैंने फंक्शन ले लिया x का fx और यहाँ पर लिख लिया dx। तो ये पूरा इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है। और ये क्या बोलता है? ये चीज़ हमें बता रहा है कि इंटीग्रेट fx विद रेस्पेक्ट टू x। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेट fx, इंटीग्रेट fx विद रेस्पेक्ट टू x। ये WRT डिफरेंशिएशन में करते करते सीखे होंगे आप लोग। इंटीग्रेट fx विद रेस्पेक्ट टू x, ये रिप्रेजेंटेशन है इंटीग्रेशन का। एक और रिप्रेजेंटेशन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। उसमें देखो क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे थे, मतलब ऐड कर रहे थे टुकड़ों को, तो टुकड़े कहाँ से लेके कहाँ तक बिखरे हुए थे? मान लो कि अगर इस रॉड की लंबाई L होती और हमसे पूछा जाता कि टुकड़े कहाँ से लेके कहाँ तक बिखरे हैं, ऐड करना है इनफाइनाइट चीज़ों को, लेकिन कहाँ से लेके कहाँ तक ऐड करना है, तो हम यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, बताते हैं, बाउंड्री बताते हैं। ठीक है, और जो बाउंड्री होता है उसे को हम यहाँ पर लिमिट बोलते हैं। बोलते हैं कि यहाँ से जो पहला टुकड़ा है, सबसे करीब वाला जो टुकड़ा है, वो इस पॉइंट मास से r डिस्टेंस पर है, और जो सबसे आखिरी वाला टुकड़ा है, यहाँ पर जो आखिरी वाला पॉइंट मास होगा उसका इस पॉइंट मास से दूरी कितना होगा? L प्लस R। तो ये लिमिट हो गया। जो पहला वाला लिमिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो आखिरी वाला लिमिट होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो बोलते हैं इसको कि इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम R टू L प्लस R। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट नहीं लगाते हैं तो उस इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है। और अगर हम लोग लिमिट लगा दें, बाउंड्री बता दें कि कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि A से लेकर के B तक, अगर हम बाउंड्री लगा दिए कि A से स्टार्ट करना है और B तक इंटीग्रेट करना है, तो इसको पढ़ते हैं फिर हम लोग इंटीग्रेट fx विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम A टू B, A से लेकर के और B तक आपको इंटीग्रेट करना है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है। डिफरेंशिएशन कैसे रिप्रेजेंट करते थे? d dx, d अपॉन dx लिखते थे, और इंटीग्रेशन में ये वाला लाइन एक होगा सांप के जैसा, और फिर इसके आगे फंक्शन लिखा रहेगा, और फिर उसके आगे वो वेरिएबल भी आपको बताया जाएगा कि किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ाते पढ़ाते जुबान पे आ जाता है, तो कभी गलती से ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रेशन की जगह पर डिफरेंशिएशन निकल जाए, तो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। फॉर्मूले इसके देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले हम लोग इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सीखे थे और फिर उन फॉर्मूलों का यूज़ करना सीखे थे और फिर डिफरेंशिएशन का यूज़ करना सीखे थे, बिल्कुल वही सीक्वेंस यहाँ पर भी होगा। तो चलो फॉर्मूले मैं आपको याद करा देता हूँ। देखो, अगर चाहते हो कि फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो जाए तो उसके लिए जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ थोड़ा उसको ध्यान रखना। सबसे पहले मैं अलजेब्रिक वाला बताऊंगा, अलजेब्रिक वाले के साथ एक दो केसेस करा दूंगा जो स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, मैं ये स्पेस छोड़ते जा रहा हूँ और सीक्वेंस में जिस तरह से बताऊंगा उस तरह याद करने की कोशिश करना। नंबर 2, 3 इस तरह से करके कुछ फॉर्मूले होंगे। देखिए, ध्यान रखो कि जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे उन्हीं को उल्टा करने से हमारे इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। जो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले थे उनको ही अगर हम उल्टा कर देंगे तो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। देखिए कैसे। साइन एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, देखो फिर उल्टा होने लगा। साइन एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आंसर आता था? कॉस एक्स। और जब कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया जाता था तब आता था माइनस साइन एक्स।
और जब हम लोग tan x को डिफरेंशिएट करते थे तो sec स्क्वायर x आता था, और जब हम लोग cot x को डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस कोसेक स्क्वायर x आता था। सबको याद होगा ये फॉर्मूला। इसी तरह से कुछ और भी डिफरेंशिएशन पढ़े थे, जैसे ln x को करते थे तो 1/x। पहले इतने को देखो पहले। अगर हम cos को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है। इसका उल्टा करो कि साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos आएगा। जब हम लोग साइन को डिफरेंशिएट करते थे तो cos आता था, तो cos को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा हमारा साइन। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। इस तरह से फॉर्मूला लिखे जाएंगे। देखिए कैसे, मान लो मुझे इंटीग्रेट करना है किसको, साइन x को। साइन x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो साइन x का cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये हो गया। फिर यहां पर आ जाइए, साइन को डिफरेंशिएट करने से cos आ रहा है, तो cos को इंटीग्रेट करने से साइन आ जाएगा। सही है। tan को इंटीग्रेट करने से sec स्क्वायर x आ जा रहा है, तो sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने से tan x आ जाएगा। ऐसे ही देखो, cot x को डिफरेंशिएट करने से माइनस कोसेक स्क्वायर x आ जाता है, तो कोसेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने से माइनस cot x आ जाएगा। ऐसे ही sec x को डिफरेंशिएट करने से क्या आता था, sec x tan x, तो sec x tan x को इंटीग्रेट करने से sec x आ जाएगा। अगला था हमारा कोसेक x को डिफरेंशिएट करने से आता था माइनस कोसेक x cot x, तो कोसेक x cot x को इंटीग्रेट करने से माइनस कोसेक x आ जाएगा। ठीक है। क्या नहीं हमने पढ़ा अभी इसमें इंटीग्रेशन में कि अगर tan x को इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, sec x को इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, कोसेक x को इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा। तो उसकी जरूरत हमको फिजिक्स में पड़ती नहीं है, उसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थोड़े बड़े हैं, इसलिए उसको मैं बता नहीं रहा हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगा फिजिक्स में हमको। ठीक है, उतने बड़े फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया कि डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उसी को उल्टा करने से इंटीग्रेशन बनता है। जैसे साइन को डिफरेंशिएट करो तो cos बनता है, cos को इंटीग्रेट करो साइन बन जाएगा। cos को डिफरेंशिएट करें माइनस साइन, साइन को इंटीग्रेट किए माइनस cos। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट किए tan x। याद हो गया ये। इसके बाद से देखिए, मैं अगर ln x को डिफरेंशिएट करता हूं, आंसर आता है 1/x। तो अगर 1/x को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर आ जाएगा ln x। सही है। अगर मैं e रेज़ टू पावर x को डिफरेंशिएट करता हूं तो e रेज़ टू पावर x आता है, तो मैं यहां पर अगर e रेज़ टू पावर x को इंटीग्रेट करूं तो भी e रेज़ टू पावर x ही आएगा। यहां तक क्लियर है। ये इतने सारे हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए, बिल्कुल डिफरेंशिएशन से उल्टे उल्टे। अब देखिए, अगर मैं x रेज़ टू पावर n को डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आता है nx पावर n-1। लेकिन मुझे यहां पर फॉर्मूला लिखना है x रेज़ टू पावर n के इंटीग्रेशन का। मुझे x स्क्वायर, x क्यूब, x रेज़ टू पावर 4, x रेज़ टू पावर 5 इनका इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसलिए मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू पावर n का हम इंटीग्रेशन पता करना चाहते हैं। ठीक है। अब यहां पर तो x रेज़ टू पावर n-1 आ गया, इसको वापस लेके आना पड़ेगा। तो एक काम करो, x रेज़ टू पावर n को डिफरेंशिएट करने के बजाय आप x रेज़ टू पावर n+1 को डिफरेंशिएट करिए, तो ये आएगा n+1 x रेज़ टू पावर n+1 -1, मतलब x रेज़ टू पावर n। इस n+1 को मैं इस तरफ लेके आऊं तो लिख सकता हूं मैं d dx x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। n+1 कांस्टेंट है, बाहर भी रह सकता है, अंदर भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n। अब देखो, इससे रिलेट करके लिख सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। मतलब x रेज़ टू पावर n को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये x रेज़ टू पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। यहीं से हम लोग कुछ स्पेशल केसेस निकाल लेते हैं। एक कि अगर मुझे x रेज़ टू सिर्फ dx को इंटीग्रेट करना हो, अगर मुझे dx को इंटीग्रेट करना हो तो dx को मैं सोच सकता हूं कि ये 1 dx लिखा है, और 1 को मैं लिख सकता हूं x रेज़ टू पावर 0 dx, ये लिखा हुआ है। अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी पावर होगा पावर में +1 कर देना। यहाँ पर पावर है 0, तो 0 में +1 कर दो और उसी चीज से डिवाइड भी कर दो, तो x रेज़ टू पावर 1/1 कितना आ गया x।
तो यहाँ से हम एक फॉर्मूले के जैसे इसको याद कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है एक्स। हालांकि कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, इसी से निकल के आया, सही है। इसके अलावा अगर मान लो कि कभी तुमको कांस्टेंट कोई दे दिया जाए, सिर्फ कांस्टेंट को अगर इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था, लेकिन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। इसको हम लोग लिख लेंगे kx। ये सोचो कि k को आपने बाहर निकाल लिया और dx को इंटीग्रेट किया, dx का इंटीग्रेशन x। यहाँ पर भी वो जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का वही काम करना है कि बाहर निकाल ले रहा है और जो फंक्शन रहेगा उसको इंटीग्रेट करना है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। लेकिन अकेला अगर कांस्टेंट है तो उसको 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अकेला कांस्टेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, जरूर मल्टीप्लाई में dx रहेगा। तो इसलिए इस कांस्टेंट को बाहर निकाल करके और इस dx को इंटीग्रेट कर लोगे, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो इंटीग्रेशन k dx अगर आता है, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन 5 dx, तो इसको इंटीग्रेट करके लिखोगे 5x। इंटीग्रेशन 10 dx तो 10x, इस तरह से लिखे जाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को यूज करना है। x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन, पावर में एक बढ़ा लो, डिफरेंशिएशन में एक कम करते हैं, इंटीग्रेशन में एक बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ देना, तो ध्यान रखना कि जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर बढ़ेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तोड़ रहे होंगे पावर, उसमें एक कम करेंगे। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूले हैं हमारे इंटीग्रेशन के। फॉर्मूला है, इसको पहले यूज करना सीखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। चलो एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। ये फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। एग्जाम्पल्स देखो, मान लो तुमसे बोला जाए कि इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर को, क्या करना है, पावर में 1 बढ़ा देना है। यहाँ पर पावर कितना है 2, तो 2 में 1 बढ़ा दो, कितना हो गया 2 प्लस 1 3 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? इस इंटीग्रेशन को कहते हैं हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमको याद रखना है कि इंटीग्रेट करने के बाद से जो भी आंसर आएगा, उस आंसर के अंदर एक कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाता है, प्लस सी प्लस के, कुछ भी एक कांस्टेंट को ऐड किया जाता है। ये कांस्टेंट क्यों ऐड किया जाता है मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले फॉर्मूलों का यूज करना जरा सीख जाते हैं, फिर मैं कांस्टेंट का यूज करना भी सिखाऊंगा कि क्यों यूज किया जाता है, उसका मैं रीजन बताऊंगा। तो अभी के लिए हम थोड़ी देर के लिए ये सी जो है, सी को हटाते हैं। सी ध्यान रखना कि लास्ट में सी लगाना ही लगाना है, थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए। अब देखो, मान लो तुमसे बोला गया कि एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो। क्या बोला गया फॉर्मूले में कि जो भी पावर रहेगा पावर के अंदर प्लस 1 कर देना। यहाँ पर पावर है 3, तो 3 में प्लस 1 कर दो तो हो गया एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। बोला जाए एक्स रेज़ टू पावर 5 को इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। एक्स रेज़ टू पावर 8 को इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाई 9। बोला जाए इंटीग्रेट करिए टी रेज़ टू पावर 50 को टी के रेस्पेक्ट में, तो लिख दोगे टी रेज़ टू पावर 51 डिवाइडेड बाई 51। बोला जाए y रेज़ टू पावर 39 को इंटीग्रेट करिए y के रेस्पेक्ट में, तो बोल दोगे y रेज़ टू पावर 40 डिवाइडेड बाई 40। बहुत ही ईजी है। क्या करना है, पावर में प्लस 1 कर देना है, उसी से डिवाइड कर देना है। पावर में प्लस 1 कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। थोड़ा सा जहां पर आदमी घूमता है ये हो सकता है, मान लो बोल दिया गया 1/x², इसको इंटीग्रेट करो तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको x रेज़ टू पावर n के फॉर्म का बनाओगे, उस तरह का बनाओ, उसके रूप का बनाओ, तो x रेज़ टू पावर -2 dx हो गया। अब क्या करोगे, -2 + 1 करोगे, -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, और उसी पावर से डिवाइड कर दोगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो लिख सकते हो -1/x। ये माइनस जो है ये तो माइनस रहेगा ही, और x रेज़ टू पावर -1 को नीचे लेके आओगे तो 1/x हो जाएगा। तो इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए, मान लो हमसे बोला गया इंटीग्रेट करिए 1/t³ को t के रेस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे और लिख दोगे t रेज़ टू पावर -3 dt। t रेज़ टू पावर -3 + 1, -3 + 1 हो जाएगा -2/-2, ये हो जाएगा। तो नेगेटिव पावर अगर है तो ध्यान रखिएगा कि +1 करना है, बढ़ाना नहीं है, +1 करना है। नेगेटिव में अगर +1 करोगे तो छोटा हो जाएगा, पॉजिटिव में +1 करोगे तो बड़ा हो जाएगा। थोड़ा और देख लो, थोड़ा सा और टिपिकल अगर एग्जांपल लिया जाए, मान लो बोल दिया गया कि √x को इंटीग्रेट करिए, √x को x के रेस्पेक्ट में। तो रूट का मतलब कितना पावर होता है, डिफरेंशिएशन में भी हमने देखा था, रूट का मतलब पावर होता है 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसको लिख सकते हो x रेज़ टू पावर 1/2 dx। फिर इसको इंटीग्रेट करो, x रेज़ टू पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। 1/2 + 1 कितना हो जाता है
3/2, तो x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो 3/2 को 2/3 लिख सकते हो और x रेज टू पावर 3/2 को लिख सकते हो x रूट x। 3/2 का मतलब 1 + 1/2, तो 1/2 पावर को रूट और 1 पावर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2/3 x रूट x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हो। थोड़ा सा अगर कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई करके देख ले, मान लो तुमसे बोला गया कि इंटीग्रेट करो 1/2 रूट x को, ठीक है, या कुछ और ले लेते हैं, रूट x तो अभी हुआ है, क्यूब रूट ले लो 1/2 क्यूब रूट x। तो जो 1/2 होगा, इस 1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेना, क्यूब रूट लिखना। क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट भी हटा दो, क्यूब रूट का मतलब हो गया पावर 1/3 dx। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो 1/2 x रेज टू पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1, 1/3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर आया 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/3 अपॉन 4/3। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/8 एक्स रेज टू पावर 4/3। इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अलजेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, पावर में +1 करना है, उसी पावर से डिवाइड कर देना है। इसके बाद से आप यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल देख सकते हो। ये देख सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। ये रूल बिल्कुल डिफरेंशिएशन के ही जैसा है, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग किए थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होगा। वहाँ पर क्या किए थे हम लोग कि अगर कई सारे फंक्शंस होते थे तो सभी फंक्शंस को 1/1 करके डिफरेंशिएट कर लिया करते थे। यहाँ पर भी बिल्कुल वही काम करना है। मान लो ये दो फंक्शन है f1x और f2x, इन दोनों को ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया और इंटीग्रेट करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें पहले फंक्शन को पहले इंटीग्रेट कर लो और फिर दूसरे फंक्शन को बाद में इंटीग्रेट कर लो, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लो। सिंपल था बिल्कुल, डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2x dx, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, और सॉल्व कर सकते हो। सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर छोड़ दिया था अभी कि ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का कारण जानना था कि क्या वजह है यहाँ पर कांस्टेंट को क्यों हम लोग ऐड कर रहे हैं। जैसे ये जितने भी इंटीग्रेशन किए हम लोग, सारे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन थे, सब में हमको कांस्टेंट ऐड करना था। मैंने बोला कि थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, इसलिए कांस्टेंट अभी नहीं ऐड करते हैं, बाद में कर लिया जाएगा। तो क्यों ऐड कर रहे हैं ये कांस्टेंट, थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश किया जाए। जरा इसको भी समझें, कांस्टेंट क्यों ऐड किया जा रहा है। देखिए, मान लो कि मुझे इंटीग्रेट करना है cos x को। फॉर्मूला अभी हमने देखा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। इंटीग्रेशन आ गया sin x। अगर मैं इसको देखूं कि ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आया कहाँ से था, cos x को इंटीग्रेट करने से क्यों sin x आया था। तो हम लोग बोल रहे थे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे उल्टे होते हैं। जैसे sin x है, sin x को डिफरेंशिएट करने से क्या मिल रहा था हमको, cos x। तो हमने बोला cos x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, sin x। सही है। मान लो अगर हमें डिफरेंशिएट करना होता sin x + 5 को, इसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, और हमको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो ये आंसर आ जाता है cos x। 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, वो आता ही नहीं। मान लो हमें डिफरेंशिएट करना होता है sin x + 25 को, दो फंक्शन हो गए, एक sin x है, दूसरा 25। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x और 25 का डिफरेंशिएशन 0। तो अगर इनको इंटीग्रेट करें, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x + 5 का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का इंटीग्रेशन, यहीं से देख लो, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x + 25 का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। क्या समझ में आ रहा है, sin x को भी डिफरेंशिएट करने से cos x आता है, और जब हम इंटीग्रेट करके वापस आते हैं तो sin x मिल जाता है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ये है, और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वापस हमको सिर्फ sin x मिल पाता है, यानी कि फंक्शन ऑफ x मिल पाता है, ये कांस्टेंट नहीं मिल पाता है।
इसको डिफरेंशिएट करके ये आया, लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद से वापस ये नहीं आता है। क्या आता है? साइन एक्स तो आता है लेकिन कांस्टेंट छूट जाता है। तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कंपेयर करते हैं तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि जब फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया जाता है तो एक फंक्शन आया, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद जब वापस उसी फंक्शन को पाना चाहेंगे तो फंक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ अगर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कांस्टेंट होगा तो वो हमको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन करते समय उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया होगा? 0। तो हो सकता है कि हमको कभी ना पता चल पाए कि यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट था जो डिफरेंशिएट करके हम 0 कर चुके हैं, इंटीग्रेट करते समय हमको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए एहतियात के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी इंटीग्रेट करके कोई आंसर आता है तो उसके सामने एक कांस्टेंट लगा देते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करके ये आएगा और साथ में एक कांस्टेंट भी रहेगा। यानी कि जब हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो हो सकता है कि साइन एक्स के साथ कोई कांस्टेंट लगा हो जो डिफरेंशिएशन करते समय 0 हो गया हो, और वो चीज हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए जब इंटीग्रेट करके आंसर लाते हैं तो वो एक कांस्टेंट लिख लेते हैं। वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, वो कांस्टेंट 5 भी हो सकता है, वो कांस्टेंट 25 भी हो सकता है, वो 35 भी हो सकता है। इसीलिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन करने के बाद से इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर के साथ हम लोग एक कांस्टेंट भी लिख लेते हैं। सही है? तो ये वजह हो गया कि क्यों हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद से कांस्टेंट लगा रहे हैं। ठीक, अब देखो जरा एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल देख रहे हैं। इसमें 1 by 1 फंक्शंस को इंटीग्रेट कर लेना है, और प्लस है बीच में तो प्लस लगा लेना है, माइनस है तो माइनस लगा लेना है। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो हमको दिया गया x² + x, ये इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया। अब क्या करना है? 1 by 1 इंटीग्रेट कर लेना है। x² को अलग इंटीग्रेट कर लो और x को अलग इंटीग्रेट कर लो। ये dx छोड़ देते हैं बच्चे, ध्यान रखना। dx से अगर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो x² dx x dx इस तरह से हो जाएगा, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। तो x² का इंटीग्रेशन x³/3 और x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस एक कांस्टेंट लगा लो, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरह से अगर मान लो तुम्हें इंटीग्रेट करना है x + 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करना है तो 1 by 1 इंटीग्रेट कर लो। x dx + 1 dx, x dx ये इंटीग्रेट करके लिखोगे x²/2, और 1 dx को इंटीग्रेट करके लिखोगे x। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लिखते समय कि इंटीग्रेशन dx कितना होता है? ये x के बराबर होता है। मान में इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया गया sin x + cos x, ये इंटीग्रेट करना है। इसमें भी एडिशन रूल लगा लोगे। 1 by 1 इंटीग्रेट कर लेना है। पहले sin x को इंटीग्रेट कर लो, प्लस है तो प्लस लगा लो, फिर cos x को इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? -cos x, और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस एक कांस्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो हमसे बोला गया कि इंटीग्रेट करिए x + sin x + 5, ये इंटीग्रेट करना है। ठीक है, एक माइनस भी कहीं ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर माइनस ले लेंगे। अब इंटीग्रेट कर लेना है नॉर्मल फॉर्मूलों से, सबको 1 by 1 इंटीग्रेट करना है, बीच में जो साइन रहेगा वो लगा लेना है। x को इंटीग्रेट करो, डायरेक्ट मैं करता हूँ। x को इंटीग्रेट किए तो ये हो गया x²/2, sin x को इंटीग्रेट किए -cos x, और -5 को इंटीग्रेट किए तो ये हो गया 5x। ध्यान रखना है 0 नहीं होगा, 5x, ये इंटीग्रेशन हो गया। और प्लस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट नहीं लगा हुआ है तो c लिख देंगे। अगर यहाँ पर लिमिट नहीं लगा होगा तो c ऐड करना है, यहाँ लिमिट नहीं लगा होगा तो c ऐड करना है। अगर लिमिट लगा रहेगा तो कैसे करना है वो बाद में बताएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल मुझे लगता है क्लियर हो गया है। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल, इसमें इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल एक ही होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होता है और हमको जरूरत भी नहीं पड़ती है फिजिक्स में, इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिजिक्स के इंटीग्रेशन के अंदर स्किप कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखो सब्स्टिट्यूशन रूल। सबसे पहले जानो कि सब्स्टिट्यूशन रूल की जरूरत क्यों है।
कभी अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है साइन एक्स डी एक्स, तब तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करके माइनस कॉस एक्स लिख लेते हैं। लेकिन मान लो कि अगर फंक्शन इस तरह से हो साइन, यहाँ पर मैं एक लीनियर फंक्शन ले लिया 2x + 5 dx। अब जब यहाँ पर x था यहाँ पर x था, तब तो हम लोग इंटीग्रेट करके माइनस कॉस एक्स लिख लेते थे। लेकिन अगर यहाँ पर x है और साइन का जो फंक्शन है यहाँ पर 2x + 5 लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग वो चीज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर ये वाला वेरिएबल और ये वाला डिफरेंट होता है। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, मान लो हमसे इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया कि इंटीग्रेट करिए साइन 2x + 5, इसको मैं i कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर d के आगे जो लिखा हो साइन के आगे भी वही लिखा हो। कैसे करेंगे, मान लेंगे कि 2x + 5 कुछ भी कोई एक वेरिएबल मान लो, सपोज मैंने t मान लिया। अब dx को भी dt के फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा। कैसे आएगा, ये तो हमने एक सब्स्टिट्यूशन हमको ये करना है। अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, इसी को डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन आ गया 2x का डिफरेंशिएशन dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन dx और 5 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt/2। ये दो सब्स्टिट्यूशंस करने हैं, 2x + 5 के जगह पर t और dx के जगह पर dt/2। देखो सब्स्टिट्यूशन करके क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन करके मिलेगा हमको i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन t dt/2, इसके जगह पर t और dx के जगह पर dt/2। साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस t, और ये जो 2 है, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 1/2 बाहर निकला रहेगा, इसको यहाँ पर नोट कर सकता है। वापस से t का वैल्यू जो हमने 2x + 5 लिया था, तो t के जगह पर 2x + 5 लिख दीजिए। तो ये इंटीग्रेशन आ गया माइनस कॉस 2x + 5 /2। ठीक है, दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ, हालांकि इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा, उसी का यूज करना है। एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ मैं क्या किया गया इसके अंदर। सबसे पहले ये जो साइन के आगे फंक्शन लिखा हुआ था, ये डायरेक्ट x नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हमने इसको कुछ कंसीडर किया। मान लिया इसको मैंने t, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया है, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो गया dx, 5 का 0 और t के जगह पर dt। यहाँ से dx आ गया dt/2, और जब dx dt/2 आ गया तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 2x + 5 के जगह पर t और dx के जगह पर dt/2, तो ये बन गया 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, और t के जगह पर फिर वापस से 2x + 5 पुट कर दिया, ये आंसर आ गया। अभी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर ये डेफिनिट इंटीग्रेशन होता तो थोड़ा सा और मुश्किल होता हमारे लिए। यहाँ पर जो लिमिट्स लिखे होते, इन लिमिट्स को भी हम लोग इसी एजम्पशंस के अकॉर्डिंग चेंज करते, तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम इसका शॉर्टकट एक यूज करेंगे, एक ट्रिक यूज करेंगे, जिससे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग देखते ही एक लाइन के अंदर सॉल्व कर पाए। देखो कैसे करते हैं। अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है fx, और जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर आता है gx। जैसे मान लो अगर fx के जगह पर sin x होता तो इंटीग्रेशन sin x dx क्या आता है, माइनस कॉस x। अगर यहाँ cos होता तो यहाँ sin आता, यहाँ पे sec स्क्वायर होता तो यहाँ पे tan आता। तो ऐसे ही किसी fx का इंटीग्रेशन कितना आता है, gx आता है, ये आपको पता है पहले से। अगर किसी fx का इंटीग्रेशन gx आता है, तो अगर fx के जगह पर f ax + b हो जाए, मतलब x के जगह पर एक लीनियर फंक्शन ऑफ x हो जाए, लीनियर फंक्शन x का पावर 1 ही होना चाहिए, लीनियर फंक्शन ऑफ x हो जाए, तो इसका इंटीग्रेशन हमको लिख लेना है gAx + b डिवाइडेड बाई a क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ x। x में जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर लेना है। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन रूल का ट्रिक कह सकते हैं, या चेन रूल बोल सकते हो इंटीग्रेशन का। लेकिन ध्यान रखना है कि दिस मेथड इज वैलिड फॉर
लीनियर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली, सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए जिसमें एक्स का पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल चलो देखो, यहां पर हम इंटीग्रेट कर रहे थे पिछले सवाल में साइन 2x प्लस 5 dx। चलो इंटीग्रेट करते हैं, साइन 2x प्लस 5 dx, ये इंटीग्रेट करना है। हमसे बोला गया कि अगर आपको लीनियर फंक्शन ऑफ x को इंटीग्रेट करना है, अगर लीनियर फंक्शन ऑफ x को इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या करोगे? नॉर्मल रूल से पहले आप इंटीग्रेट कर लीजिए, बस x के जगह पर वो लीनियर फंक्शन नोट कर लीजिएगा। क्या बोला गया था इसके अंदर? अगर fx का इंटीग्रेशन gx होता है तो f(ax + b) का इंटीग्रेशन g(ax + b). अगर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है तो sin 2x + 5 का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x + 5, ये नोट कर लेना है। और फिर क्या करना है? जो x का कोफिशिएंट होगा उसी से डिवाइड कर देना है, जो x का कोफिशिएंट होगा उसी से डिवाइड कर देना है, जो x का कोफिशिएंट होगा उसी से डिवाइड कर देना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2 से डिवाइड कर लो। आई बात समझ में? इसी तरह से देखो, मान लो अगर लिखा होता cos ओमेगा टी प्लस 5 dt, ये इंटीग्रेट करने के लिए लिखा होता है, जहां पर ओमेगा और फाई कांस्टेंट है। ये ओमेगा होता है ग्रीक लेटर, और ये फंक्शन बहुत कॉमन है हमारे लिए। ये साइन वेव, कोसाइन वेव वगैरह जो आते हैं, वेव जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, वहाँ पे उनके जो फंक्शंस होते हैं इसी टाइप के होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओमेगा ग्रीक लेटर है, ये कांस्टेंट ले रहा हूं मैं, और फाई ग्रीक लेटर है, इसको भी कांस्टेंट ले रहा हूं। तो इन दोनों को कांस्टेंट मानना है। जिस तरह से यहाँ पर 2 लिखा है उसी तरह ओमेगा लिखा है, जिस तरह 5 लिखा है वैसे ही फाई लिखा हुआ, तो ये कांस्टेंट है। तो ये लीनियर फंक्शन ऑफ टी हो गया। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, cos ओमेगा टी प्लस 5 का इंटीग्रेशन sin ओमेगा टी प्लस 5। फिर क्या करना है? जो t का कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है, उसी से डिवाइड कर देना है। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट ओमेगा से डिवाइड कर दो, ये हो गया इंटीग्रेशन। ऐसे ही देखिए, मान लो कि अगर लिखा होता x 2x + 1 होल स्क्वायर dx, अगर मेरे पास x² होता तो x³ / 3 लिखता। अगर 2x + 1 होल स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा 2x + 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अगर x² को इंटीग्रेट करना होता तो आप क्या लिखते? x³ / 3, ये लिखते। अगर इस फंक्शन के स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 3, प्लस साथ में क्या करना होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है। x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 से डिवाइड भी करते हैं। x + 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 6, ये क्या आंसर आया समझ में? अगर मान लो तुमको दिया गया है e⁻²x, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, इंटीग्रेशन e⁻²x dx, ये इंटीग्रेट करना चाहते हो। e⁻x होता तो इंटीग्रेट करते e⁻x, तो e⁻²x को लिख दो e⁻²x डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट से डिवाइड करो। आ रही है बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाता कि इंटीग्रेट करिए sec² x + 1, हम बोलते हैं कि अगर sec² x को इंटीग्रेट करना होता तो tan x आता, sec² x + n1 को इंटीग्रेट करोगे तो tan x + 1 आ जाएगा। लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 1/x को इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया जाता तो 1/x का इंटीग्रेशन आता है ln x। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि इसको x⁻⁻1 रख के और फिर इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं x⁻⁻1 + 1/(-1 + 1), तो इससे आंसर इनफाइनाइट आने लगता है। इस तरह से नहीं करना है। 1/x का इंटीग्रेशन स्पेशल है, 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो ln x आएगा। अगर 1/x² लिखा होता तो ये काम करते आप बिल्कुल सही होता। अगर 1/x³ लिखा होता ये काम करते आप बिल्कुल सही होता। लेकिन 1/x के लिए ये काम क्या है? गलत है, वो स्पेशल है, उसके लिए आपको ln x ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है, ln x ही करना है उसके लिए। आई बात समझ में? तो 1/x को अगर इंटीग्रेट करते हो तो आता है ln x। इसी तरह से अगर कोई बोले कि 1/2x + 1 को मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो जिस तरह से 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, 1/2x + 1 का इंटीग्रेशन हो जाता ln 2x + 1, ये हो जाता। लेकिन 2 के कोफिशिएंट से यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ता, ln 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये काम करना पड़ता। तो ये सब्स्टिट्यूशन रूल लगाने से हम बच जाएंगे। डायरेक्ट हम एक लाइन में
आंसर दे सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है ये ध्यान रखना है कि अगर किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स हमको पता है तो एफ एक्स के जगह पर अगर लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स हो जाता है बिल्कुल नॉर्मल उसी रूल से आप इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे। ये ट्रिक हो गया सब्स्टिट्यूशन रूल का। और देखो इसके बाद से हमको पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जिसमें इंटीग्रेशन के साथ लिमिट लगा होता है, जिसमें बताया जाता है कि इंटीग्रेट तो करो, ऐड तो करो, लेकिन कहां से कहां तक ऐड करना है वो भी वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, कहां से कहां तक ऐड करना है वेल डिफाइंड होगा। इसका सिंबल मैं आपको बता चुका हूं, कैसे सिंबल था इसका। इंटीग्रेशन का ये सिंबल लगाना था, यहाँ पर लिमिट लगाना था, कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो, और फिर उसके बाद यहाँ पर एफ एक्स लिखते, डी एक्स लिखते। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेट एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। ये लिमिट हो गया, ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करना है। इसको भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे किया जाता है, ये तो सिंबल हो गया इसका, कैसे करना है देखो। अगर किसी एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स होता है, ये आपको मालूम है, जैसा कि अभी भी कर रहे थे कि अगर कॉस एक्स होता तो साइन एक्स आता, एफ एक्स के जगह पे अगर सेक स्क्वायर एक्स होता तो टेन एक्स आता, एफ एक्स के जगह पर 1/x होता तो ln x आता। तो एक फॉर्मूला आपको पता है कि अगर एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो जी एक्स आता है। अब आपने क्या किया कि इसी एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर लिमिट लग गया कि a से लेके b तक इंटीग्रेट करना है। तो बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से आप इंटीग्रेट करते थे बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेट कर दोगे, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिख लोगे, बड़े ब्रैकेट में लिख लोगे, और नीचे लिख लेना a और ऊपर लिख लेना b। क्यों लिख रहे हैं इसको? फिर बाद में ये जो जी एक्स है, जी एक्स से आप जी बी बनाइए, जी एक्स से जी बी बनाना पड़ेगा। कौन है भाई? जी एक्स से जी बी बनाना पड़ेगा, मतलब एक्स के जगह पर b लिखना पड़ेगा, माइनस जी ए ये करना पड़ेगा, जी बी माइनस जी ए। ऐसे इंटीग्रेट करोगे। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आता है। मान लो तुमको बोल दिया गया कि इंटीग्रेट करो 3x² को, और x का लिमिट हमने लगा दिया 1 से लेकर के और 10 तक। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो। x² को इंटीग्रेट करो, बन जाएगा x³ 3, पावर 1 बढ़ा लोगे, उसी से डिवाइड कर लोगे। लिमिट लगा दिए 1 से लेकर के 10 तक। ये 3 जो है कांस्टेंट है, इस 3 को तुम चाहो तो यहाँ पे रहने दे सकते हो, या इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमको लिमिट कहाँ पे रखना है, वेरिएबल के जगह पर रखना है। तो इस 3 को आप बाहर भी निकाल सकते हो। अगर 3 बाहर आया तो फिर ये इससे कैंसिल भी हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? x³, और x³ में आपको लिमिट रखना है 1 से लेकर के 10 तक। तो पहले क्या करना है, अपर लिमिट लिखना है। ये जो b है, b क्या कहलाता है? b कहलाता है अपर लिमिट, और नीचे वाला कहलाता है लोअर लिमिट। तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 10। तो पहले x के जगह पर अपर लिमिट लिखना है, तो x³ के जगह पर 10³ कर लेना है, फिर माइनस लगाना है, फॉर्मूले में माइनस है, और x³ के जगह पर 1³ कर लेना है। 10³ हो गया आपका 1000, 1000 माइनस 1 999, ये इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में? नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट करने के बाद से उस फंक्शन में पहले अपर लिमिट रखना है माइनस लोअर लिमिट। अगर कभी कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट को आप यहाँ पे बाहर भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? चलो और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, और एग्जांपल्स देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। मान लो तुमको फाइंड करना हो x², ऐसे करते हैं थोड़ा, 2x² प्लस x dx, x की वैल्यू 0 से लेके 1, ये इंटीग्रेट करना चाहते हो। कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको देखो। पहले नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट कर लो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर वो जो प्लस कांस्टेंट करते थे वो कांस्टेंट का चक्कर नहीं होता है। इसमें प्लस सी नहीं लिखना है, वो सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर प्लस सी करना होता है, जहां पर लिमिट्स नहीं दिए होते हैं। यहाँ पर लिमिट्स दिया गया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अगर कोई कर भी लेता है सी, तो अपर लिमिट के साथ भी सी आएगा, माइनस करके लोअर लिमिट के साथ भी सी आएगा, और वो सी माइनस सी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सी लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट कर लो। थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर रहा हूँ।
3x² करो, थोड़ा सिंपल रहे, कैंसिल हो, इसको 2x कर लो। सिंपल बनाने के लिए कर रहा हूँ, पहले हम कंसेप्ट समझे, फिर बाद में टफ क्वेश्चन तो करना ही है, ठीक है। पहले बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट कर लेंगे, मतलब 3 कोफिशिएंट है, यहाँ पर लिख लीजिए। x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3 प्लस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। लिमिट लगा देंगे, फिर यहाँ पर लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 5, ये लिमिट लिख लो। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट रखिए, लिमिट रखेंगे तो 5 के जगह पर सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे, सॉरी x के जगह पर पहले अपर लिमिट रखोगे तो x³ के जगह पर हो जाएगा 5³ प्लस x² के जगह पर हो जाएगा 5², ये अपर लिमिट हो गया। माइनस अभी लोअर लिमिट रखिए तो x³ की जगह पर 0³ और माइनस प्लस x² की जगह पर 0², ये तो 0 हो गया पूरा। 5³ हो गया 125 और 5² हो गया 25, आंसर आ गया 100, ठीक है। इस तरह से करना है। एक और देखो एग्जांपल, मान लो तुम्हें इंटीग्रेट करना है साइन या कॉस ले लो, कॉस थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रेट करना है। थीटा का लिमिट है 0 से लेके π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, ये इंटीग्रेट करना है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा कर लिया, बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है। और लिमिट लगा दीजिए, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2 यानी कि 90 डिग्री, सही है। π/2 यानी कि 90 डिग्री, ये हो गया। अब लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो अगर कोई बच्चा ऐसे कर ले कि पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये लिमिट कहाँ पर रखना है, वेरिएबल के जगह पे रखना है। वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल है थीटा, जो डी के सामने लिखा है वो वेरिएबल है, पहचानो इसको। तो थीटा की जगह पर पहले 90 रखना है और फिर थीटा की जगह पर 0 रखना है, ये चीज ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 मतलब 1 और साइन 0 की जगह पर 0, ठीक है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1 - 0 1, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। मान लो तुमको इंटीग्रेट करना है 1/x dx इसको, और इसका लिमिट में ले रहा हूं 2 से लेकर के 16 तक, ये लिमिट ले रहा हूं। अब 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो पता है तुमको 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x log x बेस e ln x। इस पे लिमिट लगाना है आपको 2 से लेकर के 10 तक। अब लिमिट रखो, लिमिट किसके जगह पर रखना है, ln x के जगह पर कि x के जगह पर। देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, तो x के जगह पर लिमिट रखना है। 10 नहीं 16 था ना ये लिमिट, 16 x के जगह पर लिमिट रखना है। तो ln 16 माइनस ln 2, ln 16 को मैं लिख सकता हूँ, अच्छा इसको ऐसे कर सकता हूँ, log m माइनस log n, log का ये फॉर्मूला होता है, log भी पढ़ाऊंगा मैं, अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है तो सही है, नहीं तो बस इसको नोट कर लो, मैं log भी पढ़ाऊंगा। log m माइनस log n किसी भी बेस पर log m अपॉन n ये होता है। तो ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, बेस वही रहेगा। अगर यहाँ पे a बेस था तो ये भी a बेस रहेगा। अगर आइडिया है log का तो ठीक है, नहीं आता है तो ये फॉर्मूला तब तक मैं बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को यूज करना है। ln 16 माइनस ln 2 ये हो जाता है ln 16 अपॉन 2 मतलब ln 8, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब। और log में ही एक और फॉर्मूला होता है कि अगर log m रेज टू पावर n है तो जो पावर होता है उसको हम लोग log के पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर बेस वही लगा लेते हैं और m लिख देते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी करें, यहाँ पर पावर 3 है, 3 को इधर लिखो, ये हो जाएगा ln 2। और बाद में आपको याद कराया जाएगा कि ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, ये आपको याद रहेगा। वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 0.693, जितना भी आएगा मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट कर लेना है। और जो आंसर आए उसमें पहले लोअर लिमिट, सॉरी पहले अपर लिमिट और फिर माइनस करके लोअर लिमिट, ये चीज़ लिख लेना है। आई बात समझ में। एक और चीज़ मैं इसमें लेता हूँ और उसमें मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ, जहाँ पे आप थोड़ा सा अपना समय बचा सकते हैं। मान लो तुम्हें इंटीग्रेट करना है sin x dx,
लिमिट लगा दिए तुम 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0 से π/2 तक। अब अगर इसको इंटीग्रेट करते हो तो आता है माइनस कॉस एक्स, लिमिट लगा दिए 0 से लेके π/2 तक। अब ये लिमिट की वैल्यू इसमें रखो जरा, तो आएगा माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0। ये वो सवाल है कि जरा सा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यहाँ पर बच्चे माइनस कई बार आ रहा है रखने में, एक आध माइनस अगर छोड़ देते हैं तुरंत आंसर गलत आ जाता है। तो देखो क्या हो गया इसका आंसर, cos π/2 cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 माइनस प्लस 1 आंसर आ जाता है। ढेर सारे माइनस आ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसको करने का ट्रिक क्या होता है, इंटीग्रेट तो नॉर्मल तरीके से कर लेंगे, फिर यहाँ पर आइए, जो इंटीग्रेट करके आंसर आता था वो आता था gx। मान लो कभी अगर gx के जगह पर माइनस gx आ जाए, हमने बोला था इंटीग्रेट fx को कर रहे हैं, आंसर gx आ रहा है, मैं फॉर्मूले के फॉर्म में बात कर रहा हूँ। मान लो अगर कभी इंटीग्रेट करके माइनस gx आ गया और लिमिट लगाना है a से लेकर के b तक, हम लोगों ने तरीका क्या सीखा है कि पहले क्या रखना है, अपर लिमिट, और फिर क्या रखना है, लोअर लिमिट। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने सीक्वेंस को रिवर्स कर देंगे और इस माइनस को भूल जाएंगे। ये माइनस भूल जाओगे, यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, कैसे भूलोगे, उल्टा काम कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने की जगह पर लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दो, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दो। ये यहाँ पर हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। देखो क्या फायदा होगा इससे। यहाँ पर जब इंटीग्रेट कर रहा था मैं साइन एक्स को, और आंसर क्या आया था, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहा था, आंसर आया था माइनस कॉस एक्स। अब इसमें लिमिट पुट करते समय मैं क्या करूंगा, इस माइनस को भूल जाऊंगा और पहले लोअर लिमिट रख दूंगा, मतलब कॉस 0 माइनस, फिर अपर लिमिट लिख दूंगा, मतलब कॉस π/2। कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 माइनस 0 0। तो जो इतने ढेर सारे माइनस आ रहे थे जहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत थी, अब कोई भी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है और गलती होने का चांस भी अब खत्म हो जाता है। तो ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो कि कभी भी अगर मान लो कि इंटीग्रेट करने के बाद नेगेटिव में नंबर आता है तो उस नेगेटिव साइन को आप भूल जाइए और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बजाय आप लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दिए तो जल्दी से आंसर आ जाएगा और गलती होने का भी चांस नहीं रहेगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, प्रैक्टिस करोगे आएगा, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशंस इसके डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस में हमको कुछ एलिमेंट लेने वाले क्वेश्चंस करने हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी के अंदर होते हैं, तो वो चीज़ लेना है। और दूसरा एरिया अंडर कर्व हम लोग निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व में हमको प्रॉब्लम होती है। तो ये एप्लीकेशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो लेते हैं, हालांकि मैंने क्वेश्चंस वगैरह ऐड करके इसके अंदर रखा है, लेकिन एक सेपरेट वीडियो रखते हैं। पहले इसको आप ढंग से रिवाइज करिए, जो क्वेश्चंस कराए हैं वो करिए, उसके अलावा और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, फिर उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं।